नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरपीएससी मेकर पर। दोस्तों, जो 6th क्लास की जो बुक है उसके 17 चैप्टर हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 7th क्लास की साइंस की बुक और उसका जो चैप्टर फर्स्ट है उसका नाम है भोजन के अवयव यानी कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, इसके अध्ययन बिंदु देख लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। पहला टॉपिक है भोजन, फिर है भोजन के अवयव, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, खाद्य रेशे और संतुलित आहार। और दोस्तों, ये जो टॉपिक है अपना भोजन के अवयव, ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। दोस्तों, रीट के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, इसके साथ अन्य जो भी एग्ज़ाम है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है। देखो दोस्तों, विटामिन है, यहाँ से तो क्वेश्चन लगभग बहुत पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। तो दोस्तों, फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है भोजन। देखो, जब हमें भूख लगती है तब हम पादपों एवं जंतुओं से प्राप्त भोज्य पदार्थ भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इस भोजन से हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है तथा हमारे शरीर की कार्य क्षमता बढ़ती है। इसी भोजन के द्वारा ही हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास होता है। तो भोजन से क्या होता है दोस्तों? शरीर की वृद्धि एवं विकास होता है। ये भोजन खाद्य सामग्री हमारे भोजन में प्रयुक्त होने वाले मुख्य भोज्य पदार्थ हैं। फिर भोजन हमारे शरीर के लिए हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है, आओ जानकारी करें। सजीवों को भोजन से कार्य करने हेतु ऊर्जा मिलती है। भोजन शरीर की वृद्धि, विकास एवं निर्माण में सहायक है। यह शरीर को रोगों से सुरक्षा भी प्रदान करता है। पौष्टिक भोजन स्वस्थ शरीर के साथ साथ तीक्ष्ण बुद्धि का विकास भी करता है। शरीर का विकास करता है, शरीर निर्माण में सहायक है। तो ये हमारे लिए इस प्रकार से लाभदायक होता है भोजन। ठीक है। फिर है भोजन के अवयव। इम्पोर्टेंट दोस्तों, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से जो क्वेश्चन पड़ेगा हमारा यहीं से बनेगा। भोजन के वे घटक जो हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए विकास, निर्माण एवं सुरक्षा के लिए लाभदायक होते हैं, भोजन के अवयव कहलाते हैं। तो दोस्तों, ये क्या है? भोजन की जो डेफिनेशन है, भोजन के अवयव, ये उनकी डेफिनेशन है। क्या होता है इससे? शरीर की वृद्धि, विकास, निर्माण एवं सुरक्षा के लिए लाभदायक होते हैं। तो भोजन के अवयव कौन से होंगे, आओ जानकारी प्राप्त करें। तो भोजन के यह मुख्य अवयव निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, खाद्य रेशे। क्या उपयुक्त सभी प्रकार के अवयव हमारे शरीर में एक समान कार्य करते हैं? आओ जानकारी करें। तो कार्यों के आधार पर भोजन के अवयवों को चित्र 1.2 के अनुसार वर्गीकृत कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, तो कार्यों के आधार पर भोजन के अवयव हैं वो कौन कौन से हैं? शरीर की वृद्धि, विकास हेतु ऊर्जा प्रदान करने वाले अवयव। शरीर की वृद्धि, विकास और ऊर्जा प्रदान करने वाले कौन कौन से हैं? ये है कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। शरीर का निर्माण करने वाले भोजन के अवयव, ये तो वृद्धि विकास में सहायक है। और ये क्या है? शरीर का निर्माण करते हैं। शरीर का निर्माण करने वाले कौन कौन से हैं? प्रोटीन, खनिज लवण और जल। अब है सुरक्षा प्रदान करने वाले भोजन के अवयव, ये है विटामिन, खनिज लवण, प्रोटीन और जल।
ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार के भोजन के अवयव हैं, इनको कार्यों के आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया है। ठीक है दोस्तों। तो ये चैप्टर थोड़ा लंबा पड़ेगा, तो इसको थोड़ा हम फास्टली ले रहे हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो, कहीं पर समझ में दिक्कत हो रही हो, तो इसको थोड़ा पॉज करके फिर आराम से देख लीजिएगा। फिर देखो दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट है भोजन के अवयव, कार्बोहाइड्रेट। जब हम खेलते हैं, ऊंचाई पर चढ़ते हैं, दौड़ते हैं या शारीरिक श्रम के अन्य कार्य करते हैं, तब हम थक जाते हैं। ऐसा किस कारण से होता है? हमारे शरीर में ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में खर्च हो जाती है। इस ऊर्जा को तुरंत पुनः प्राप्त करने हेतु हम ग्लूकोज का जलीय घोल पीते हैं। ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जिससे हमें तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। सजीवों को ऊर्जा एवं बल देने के मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट्स हैं। सजीवों को ऊर्जा एवं बल देने के मुख्य स्रोत कौन है? यही कार्बोहाइड्रेट है। ये कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन तत्वों से मिलकर बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट किससे बनते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दोस्तों इंपॉर्टेंट बात आएगी, मैं आपको वहाँ पर 2 बार बता दूंगा। इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, अंडरलाइन कर लेना इसको अपने नोट्स में। ठीक दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था कि आप साथ साथ में इनके नोट्स हैं ना वो अवश्य बनाते जाना, क्योंकि जो मुख्य मोस्ट लाइन होती है वो आप अपने नोट्स में उतारते जाना। तो ये देखो, ये इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। यहाँ से ये कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन तत्वों से मिलकर बनते हैं। किस किस से? कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। तो दोस्तों कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों से मिलकर बनता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है दोस्तों, ये हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे शरीर में किस रूप में रहते हैं? तो क्या जाएगा? ग्लाइकोजन। तथा श्वसन प्रक्रिया में अपघटित होकर ये शरीर को आवश्यकता अनुसार ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत प्रमुख रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार एवं उनके स्रोतों को चित्र 1.3 में दर्शाया गया है। देखो, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन कौन से हैं? इनको 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, स्टार्च युक्त, एक है शर्करा युक्त। जो जिसमें स्टार्च हैं वो कौन कौन सी हैं? रोटी है, चावल है, आलू है, अनाज है, अरबी है और केला है। तो इनमें पाया जाता है स्टार्च। इम्पोर्टेंट है दोस्तों। शर्करा, गुड़ है, चीनी है, खजूर है, मुनक्का है। दोस्तों आसान है, देखो इनको याद करने का तरीका इस तरह से याद कर लेना कि जो मिट्टी है, गुड़ है मीठा होता है, चीनी मीठी होती है, खजूर मीठा होता है, मुनक्का ये मीठा होता है। तो इनमें पाई जाएगी शर्करा। बाकी जो रोटी है, चावल है, आलू है, अनाज है, अरबी, केला, इनमें देखो दोस्तों, इनमें पाया जाएगा स्टार्च। ठीक है दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट्स प्रकार एवं स्रोत: चावल, चीनी, फल, चुकंदर, गन्ना, आलू, गेहूँ, खजूर और मक्का। दोस्तों ये जो आपको सारणी दे रखी है इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, क्योंकि आपको जो चैप्टर है पूरा ही इम्पोर्टेंट है। चावल में कार्बोहाइड्रेट, चीनी में कार्बोहाइड्रेट्स, फल में भी कार्बोहाइड्रेट, चुकंदर कार्बोहाइड्रेट, गन्ना, आलू, गेहूँ और ये सभी में क्या पाया जाएगा? कार्बोहाइड्रेट्स के ये स्रोत हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। दोस्तों इम्पोर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना अपने नोट्स में। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। फिर है, ये कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर के लिए किस प्रकार से लाभदायक है? आइए जानें कार्बोहाइड्रेट्स के कार्य। ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये शरीर के तापमान पर नियंत्रण रखते हैं तथा ये शरीर में स्थित प्रत्येक अंग, ऊतक एवं कोशिका को कार्यक्षम बनाए
रखते हैं। अंग, ऊतक एवं कोशिका को कार्यक्षम बनाए रखते हैं। विशेष, यदि हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट सम्मिलित नहीं हो तो हमारे शरीर की कार्य क्षमता कम हो जाएगी। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन में शामिल नहीं होगा तो क्या होगा, हमारे जो शरीर की है वो कार्य क्षमता कम हो जाएगी, क्योंकि कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, हमें स्फूर्ति शक्ति प्रदान करते हैं। गतिविधि दे रखी है, 2 परख नलियाँ लेते हैं जिन पर 1 व 2 अंकित करते हैं। एक उबला हुआ आलू लेते हैं, उसकी पेस्ट बनाकर परख नली 1 में डालते हैं। परख नली में पानी मिलाकर मिश्रण को हिलाते हैं। फिर परख नली 2 में केवल सादा पानी डालते हैं। दोनों परख नलियों में सावधानीपूर्वक 2-2 बूंद आयोडीन विलयन की डालकर हिलाते हैं एवं निरीक्षण करते हैं। बताइए क्या परिवर्तन दिखाई दे रहा है। तो परख नली 1 में आलू मिश्रित विलयन का रंग नीला हो गया, जबकि परख नली 2 जिसमें केवल सादा पानी था के रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि आलू के स्थित स्टार्च आयोडीन के साथ मिलकर नीला हो जाता है। स्टार्च, जो आलू के अंदर क्या होता है, स्टार्च पाया जाता है, वो आयोडीन के साथ अभिक्रिया करेगा और क्या कैसा हो जाएगा, उसका रंग नीला हो जाएगा। अतः इस परीक्षण के आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि स्टार्च आयोडीन के विलयन के साथ क्रिया कर नीला रंग देते हैं। यह स्टार्च परीक्षण की विधि है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, इसको अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना, इम्पोर्टेंट है पूरी लाइन ये, ठीक है। यहाँ से कि आलू में जो स्थित स्टार्च होता है वो आयोडीन के साथ मिलकर कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है, और यह क्या है, यह स्टार्च परीक्षण की विधि कहलाती है। फिर है आता है अपना जो सेकंड भोजन का अवयव है प्रमुख रूप से प्रोटीन। प्रोटीन हमारी कोशिकाओं में संपन्न होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाओं व कोशिका के विकास एवं मरम्मत हेतु आवश्यक है। दोस्तों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो हमारे शरीर में जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है कोशिका के विकास एवं मरम्मत में सहायक है। कौन, कोशिका के विकास एवं मरम्मत में कौन सहायक है, प्रोटीन। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, प्रोटीन से शरीर को नाइट्रोजन प्राप्त होती है, इम्पोर्टेंट है। प्रोटीन से हमारे शरीर को क्या प्राप्त होती है, नाइट्रोजन प्राप्त होती है। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन तत्वों से बने अमीनो अम्ल के अणुओं से बनते हैं। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो प्रोटीन है ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन तत्वों से बने अमीनो अम्ल के अणुओं से बनते हैं। और कार्बोहाइड्रेट किसे बनते हैं, CHO, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों से, और इसमें N और शामिल हो जाएगा, नाइट्रोजन तत्वों से बने अमीनो अम्ल के अणुओं से बनता है कौन, प्रोटीन। हमारे भोजन में प्रोटीन के स्रोत निम्नलिखित हैं। इनके स्रोत देखो कौन कौन से हैं, दालें, दूध, मछली, अंडा, अंकुरित अनाज, सोयाबीन, फलीदार सब्जियां, मटर आदि प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए किस प्रकार उपयोगी है, आओ जानकारी करें। अंडे, दूध, सोयाबीन, दालें, तो ये देखो ये तो हैं जंतु प्रोटीन के स्रोत जो जंतुओं से हमें प्राप्त होते हैं। अंडा, दूध, ये है पादपों से हमें जो प्राप्त होते हैं प्रोटीन के स्रोत, पादप पेड़ पौधों से, ठीक है। देखो सोयाबीन और दालें ये होते हैं प्रोटीन के प्रमुख स्रोत। फिर है देखो प्रोटीन के कार्य, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि, विकास एवं निर्माण के लिए सहायक है, ठीक है दोस्तों। ये कोशिकाओं के विभाजन एवं इनकी टूट फूट की मरम्मत में सहायक है, इम्पोर्टेंट दोस्तों। कोशिकाओं के विभाजन कौन सहायक है, कोशिकाओं के विभाजन में प्रोटीन सहायक है, और इनकी जो टूट फूट होती है उसकी मरम्मत में सहायक कौन है, प्रोटीन। प्रोटीन विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाओं में एंजाइमों के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वसा एवं कार्बोहाइड्रेट के अभाव में प्रोटीन शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं।
दोस्तों वसा एवं कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को नहीं मिल पाता है, तो उसके अभाव में जो शरीर को ऊर्जा प्रदान कौन करता है? प्रोटीन। ये मानसिक शक्ति प्रदान करते हैं कौन? प्रोटीन। विशेष, हमारे भोजन में प्रोटीन की उचित मात्रा युक्त अवयव उपस्थित हो तो शरीर की वृद्धि एवं विकास समुचित रूप से होता है। बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में प्रोटीन का सेवक अधिक मात्रा में किया जाना चाहिए। इसको समझने के लिए गतिविधि सेकंड दे रखी है। आइए भोज्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति का पता लगाने के लिए एक प्रयोग करते हैं। एक स्वच्छ परख नली में बेसन का गाढ़ा जलीय घोल बनाते हैं। इसमें 2-3 बूंद नीला थोथा CuSO4 एवं 10-12 बूंदें कास्टिक सोडा की डालकर हिलाते हैं। कुछ देर बाद रखने के पश्चात निरीक्षण करते हैं। हम देखते हैं कि मिश्रण का रंग बैंगनी हो गया। ठीक दोस्तों, अब देखो इम्पोर्टेंट लाइन ये रहेगी यहाँ पर। प्रोटीन नीले थोथे एवं कास्टिक सोडे से क्रिया कर बैंगनी रंग के घोल में परिवर्तित हो जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि बेसन में प्रोटीन उपस्थित है। ठीक है दोस्तों, जो प्रोटीन होता है वो क्या करता है? नीले थोथे एवं कास्टिक सोडे से क्रिया करता है। फिर क्या होता है? क्रिया करके बैंगनी रंग के जल के जो घोल होता है उसमें परिवर्तित हो जाता है, और इससे क्या सिद्ध होता है कि बेसन में क्या उपस्थित है? प्रोटीन उपस्थित है। फिर जो अपना है वसा, नेक्स्ट है भोजन का अवयव कौन सा है? वसा। वसा कोशिकाओं में पाए जाने वाले वे कार्बनिक यौगिक हैं जो जल में अविलेय हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट, वसा जल में कैसे होते हैं? अविलेय। ये ग्लिसरॉल के एस्टर होते हैं। इंपॉर्टेंट, ये ग्लिसरॉल के क्या होते हैं? एस्टर होते हैं। वसा का निर्माण कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तत्वों से होता है। कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। वसा के रूप में हमारे शरीर में ऊर्जा संचित रहती है। शरीर को वसा से ही सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है दोस्तों? वसा से। हमारे शरीर में ठोस रूप में विद्यमान वसा को चर्बी एवं द्रव रूप में विद्यमान वसा को तेलीय वसा कहते हैं। ठीक दोस्तों, हमारे शरीर में जो ठोस रूप में होती है उसको तो कहा जाता है चर्बी, एवं द्रव रूप में जो विद्यमान होती है उसको कहा जाता है तेलीय वसा। ठोस होती है चर्बी एवं जो द्रव रूप में होती है उसको तेलीय वसा कहते हैं। ये चिकनी होती है कौन? वसा। तथा ये शरीर की ऊर्जा के केंद्र कहलाते हैं। ठीक दोस्तों, जो हमारे शरीर को जो ऊर्जा मिलती है अत्यधिक मात्रा में वो मिलती है वसा से, और जो वसा है वो शरीर की ऊर्जा के केंद्र कहलाते हैं। वसा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? आइए चित्र 1.7 की सहायता से वसा के प्रकार एवं स्रोत के बारे में जानते हैं। तो देखो दोस्तों, वसा के प्रकार एवं स्रोत। वसा के प्रकार एवं स्रोत। वनस्पतियों से प्राप्त वसा और जंतुओं से प्राप्त वसा। जो वनस्पति से हमें प्राप्त होती है वो कौन कौन से हैं? सरसों, मूंगफली, तिल, नारियल, काजू और अखरोट। और जंतुओं से कौन कौन सी है? दूध, अंडा, मांस, मक्खन। ठीक दोस्तों, ये है वसा। इस प्रकार देखते हैं कि वसा जंतु तथा वनस्पति दोनों प्रकार के भोज्य पदार्थों से प्राप्त होती है। वसा हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, आइए जानें। वसा के कार्य। वसा के कार्य। वसा के कार्य। वसा हमारे शरीर को अधिक ऊर्जा प्रदान करती है। शरीर की त्वचा के नीचे संग्रहित होकर शरीर को सुडौल बनाती है। अत्यधिक वसा युक्त भोजन के सेवन से हमारा शरीर बेडौल हो जाता है। ठीक दोस्तों, जो मोटे लोग होते हैं तो वहाँ पर जो मोटे होते हैं उनके शरीर में क्या होता है? वसा, उनकी चर्बी। ठीक है, चर्बी होती है एक तरह से। वे क्या है? ठोस वसा। वो कैसी वसा है दोस्तों? ठोस वसा। और जो तरल वसा होती है वो कौन सी होती है दोस्तों? अभी मैंने आपको बताया है। जो द्रव रूप में होती है हमारे शरीर में वो कौन सी होती है? तेलीय वसा। फिर है वसा शरीर के आंतरिक अंगों की बाह्य आघातों से रक्षा करती है तथा हमारी मांसपेशियों को शक्ति प्रदान करती है। तो दोस्तों ये है वसा के प्रमुख स्रोत कौन कौन से होते हैं? जो भी सरसों तेल है द्रव रूप में, मूंगफली का तेल है। ठीक दोस्तों, जो भी ऑयल वगैरह है, चर्बी है,
वो कौन सी होती हैं? वो होते हैं सभी वसा के स्रोत। ऊँट के कुबड़ में अत्यधिक मात्रा में वसा संचित रहती है, इस कारण ऊँट बहुत दिनों तक बिना खाए रह सकता है। दोस्तों इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऊँट का जो कुबड़ होता है, देखो क्वेश्चन बनेगा कि ऊँट बहुत दिनों तक बिना खाए रह सकता है, तो उसके लिए कौन सा जो भोजन का अवयव है वो मुख्य रूप से कार्य करता है? तो कौन सा कार्य करेगा? तो उसके लिए जो कार्य करेगा वो होगा वसा। कुबड़ में अत्यधिक मात्रा में क्या संचित रहती है? वसा। वर्तमान में बालक एवं किशोर जंक फूड का प्रयोग करते हैं, इससे मोटापा बढ़ता है, क्योंकि जंक फूड में वसा की मात्रा अधिक होती है। जंक फूड कौन से होते हैं दोस्तों? जो भी बर्गर है, पिज़्ज़ा है, ठीक है, जैसे समोसे हैं, जो भी हैं वो जंक फूड होते हैं। उनमें क्या होती है? वसा की मात्रा अत्यधिक होती है, उससे मोटापा बढ़ता है। गतिविधि नंबर 3, 2 सफ़ेद खाली कागज़ लेते हैं, एक पर थोड़ी सी मात्रा में घी डालते हैं, दूसरे कागज़ पर 2-3 बूंदें पानी की डालते हैं। कुछ समय तक इन दोनों कागज़ों को खुला छोड़ देते हैं। एक पर तो क्या डालते हैं? एक पर थोड़ा सा मात्रा में घी डालते हैं और दूसरे पर 2-3 बूंदें पानी की डालते हैं। कुछ समय पश्चात अवलोकन करने पर हम देखते हैं कि घी वाले कागज़ पर घी फैल गया और वह चिकना हो गया, और उसे प्रकाश स्रोत की ओर रखने पर वह पारभासी हो गया। दोस्तों पारभासी, पारदर्शी और अपारदर्शी 6th क्लास की जो बुक है उसमें हमने ये पढ़ा है। अगर आपको नहीं मालूम है तो वो पहले वो 6th क्लास की जो टॉपिक है पारदर्शी, पारभासी, वो पढ़ लेना। जबकि जल की बूंदों वाले कागज़ पर ऐसा प्रतीत नहीं होता है। उक्त प्रयोग वसा के परीक्षण की सामान्य विधि है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वसा चिकनी एवं तेलीय होती है। फिर आता है अपना नेक्स्ट, विटामिन। ऐसे अकार्बनिक भोज्य पदार्थ जिनकी अल्प मात्रा ही हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए लाभदायक है, विटामिन कहलाते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन है। इनका संश्लेषण जंतु शरीर में नहीं होता है। इनका जो संश्लेषण होता है वो जंतु शरीर में नहीं होता है। विटामिन हमारी वृद्धि एवं विकास हेतु किस प्रकार से उपयोगी है, आओ जानें। विटामिनों के कार्य। विटामिन हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक हैं? तो विटामिन हमारे शरीर के लिए किस प्रकार से लाभदायक है? शरीर की नियमित वृद्धि के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि के लिए, भूख सामान्य रखने के लिए, पाचन क्रिया सुचारू रखने के लिए। तो दोस्तों ये क्या है? विटामिन के कार्य। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कार्य है, ये सभी याद कर लेना। नियमित वृद्धि, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता विटामिन, भूख सामान्य रखने के लिए भी विटामिन, पाचन क्रिया को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए। विशेष लगभग 15 विटामिन की अब तक खोज है वो हो चुकी है, जिसमें से 6 विटामिन प्रमुख हैं। कौन कौन से? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। टोटल तो 15 विटामिन की खोज हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ने वाले कौन से? जो विटामिन 6 हैं प्रमुख रूप से, 6 विटामिन, इन्हीं में से पूछे जाते हैं लगभग क्वेश्चन। दोस्तों ये टॉपिक इम्पोर्टेंट रहने वाला है, यहाँ से देखो। विटामिन ए। विटामिन ए इसके स्रोत कौन कौन से हैं? दूध, हरी सब्जियाँ, गाजर, पपीता आदि। विटामिन बी के दूध, दाल, अंडा, सोयाबीन, फल आदि। विटामिन सी नींबू, संतरा, आंवला, टमाटर, अमरूद। विटामिन डी दूध, मछली, अंडा, मक्खन, सूर्य की किरणें। दोस्तों सूर्य की किरणें होती हैं, इनसे क्या मिलता है? विटामिन डी। विटामिन ई दूध, हरी सब्जियां, मक्खन, आटे का चोकर। विटामिन के हरी सब्जियां, जीरा, सोयाबीन और टमाटर। फिर है दोस्तों खनिज लवण। हमारे शरीर के निर्माण, समुचित वृद्धि एवं विकास के लिए भोजन में निश्चित मात्रा में प्रतिदिन खनिज लवण ग्रहण करना भी आवश्यक है। हमारे शरीर में पाए जाने वाले खनिज लवणों की संख्या लगभग 24 है, परंतु मुख्य उपयोगी खनिज लवण कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, लोहा, तांबा, पोटेशियम आदि हैं।
खनिज लवण हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, आओ जानकारी करें। खनिज लवण प्राप्ति के स्रोत कौन कौन से हैं। खनिज लवण मुख्य रूप से दही, दूध, दही, पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, अंजीर, ताज़े फल आदि से प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, सेब, केला, नमक और ये दूध, ये क्या है, खनिज लवण प्राप्ति के स्रोत हैं। खनिज लवण के कार्य, तो खनिज लवणों के कार्य देखो, शरीर का निर्माण करना, विभिन्न हार्मोन्स एवं जैव उत्प्रेरक बनाने में सहायक, शरीर का नियंत्रक। ठीक है दोस्तों, ये है किसके, खनिज लवण के कार्य। फिर है जल। जल हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक अवयव है। हमारे शरीर का 70% भाग जल है। जल शरीर में विलायक का कार्य करता है एवं शरीर के तापमान को नियंत्रित रखते हुए हमारी कई बीमारियों से रक्षा करता है। शरीर में उपस्थित हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता करता है। यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, जिसे हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु। ऑक्सीजन सॉरी, यहाँ पर देखो दोस्तों गलत दे रखा है, यहाँ पर O2 नहीं आएगा, यहाँ पर केवल O आएगा, H2O। हाइड्रोजन के तो 2 परमाणु होते हैं और ऑक्सीजन का केवल 1 परमाणु होता है। ये होता है जल का सूत्र। आप क्या जानते हैं, शरीर के विभिन्न अंगों में जल की मात्रा भी अलग अलग होती है। जैसे यकृत में 69% एवं मांसपेशियों में 75%। हमारे शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है, 70%। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि जल कितना प्रतिशत होता है हमारे शरीर में, 70%। हमें प्रतिदिन 2-3 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तरबूज में 95% तक जल उपस्थित होता है। तो दोस्तों गर्मियों में हमें तरबूज खाने चाहिए अत्यधिक मात्रा में जल की पूर्ति करने के लिए। खाद्य रेशे, छिलके वाले अनाज, फल, गाजर, मूली, पालक, भिंडी, सेम, बंद गोभी, पत्ता गोभी आदि में सेलुलोज नामक रेशेदार पदार्थ पाए जाते हैं, जिन्हें हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इन रेशों को रफेज कहते हैं। हमारे शरीर में इन खाद्य रेशों के निम्नलिखित कार्य हैं। तो कौन कौन से कार्य हैं दोस्तों। रफेज भोज्य पदार्थों के पाचन में सहायता करते हैं। रफेज के कारण भोज्य पदार्थ आंतों से नहीं चिपकता है। रफेज पाचन के दौरान उत्पन्न विषैले पदार्थों एवं जल को अवशोषित कर लेते हैं। रेशे शरीर में से ग्लूकोज को अवशोषित करते हैं, जिससे रक्त शर्करा नियंत्रित रहती है एवं डायबिटीज होने का खतरा कम होता है। रेशे युक्त खाद्य पदार्थ हैं स्वास्थ्यवर्धक। भोजन में उच्च रेशे फाइबर युक्त अनाज जैसे मक्का, राजमा, दालें आदि शामिल करें। सेब, नाशपाती, अमरूद जैसे फलों को छिलके सहित खाइए, क्योंकि इनमें फाइबर अत्यधिक मात्रा में होता है। मूली, पत्ता गोभी, मटर, खीरा आदि में फाइबर अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, जिससे इनका सेवन अवश्य कीजिए। सलाद, दलिया, सूखे मेवे, मूंगफली भी फाइबर के अच्छे स्रोत हैं। मैदे की जगह आटे का प्रयोग कीजिए। ब्राउन राइस व ओट्स का सेवन करना चाहिए। गतिविधि, हमें ज्ञात है कि हम विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। भोज्य पदार्थों की प्राप्ति के स्रोत एवं उनमें उपस्थित भोजन के अवयवों की जानकारी का दोहरान निम्नलिखित सारणी की पूर्ति कीजिए। दोस्तों देखो यहाँ पर तो जो भोज्य पदार्थ हैं उनका नाम लिखना आपको, फिर भोज्य पदार्थ प्राप्ति स्रोत की जो भोज्य पदार्थ वो हमें कहाँ से मिलते हैं, पौधों से मिलते हैं, जंतुओं से मिलते हैं। भोज्य पदार्थ में उपस्थित भोजन के अवयव, वो हमें अवयव लिखने की, जैसे चावल में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है दोस्तों, दालें में क्या होती है, प्रोटीन। तो इस तरह से आपको इस सारणी में करना है। फिर देखो पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, पोषक तत्वों या अवयवों की कमी से शरीर में उत्पन्न होने वाले रोग पोषण अभावजन्य रोग कहलाते हैं। संतुलित आहार के सेवन से इन रोगों से बचा जा सकता है। ठीक दोस्तों, इनको देख लेते हैं कौन कौन से रोग हैं।
कौन से प्रोटीन की, कौन से अवयवों की कमी से कौन सा रोग होता है? देखो, जो कार्बोहाइड्रेट है भोजन का अवयव, उसकी कमी से क्या रोग होता है? कमजोरी। रोग के लक्षण, कार्य क्षमता में कमी आना। प्रोटीन, इसे क्या होता है? क्वैशकरकोर। क्या होता है? क्वैशकरकोर। भूख नहीं लगना, क्षीण शरीर और दुर्बल चेहरा। वसा से क्या होता है? शरीर का कमज़ोर होना, कमजोरी आना और ऊर्जा की कमी। विटामिन ए से रतौंधी, आँखों की कमजोरी, इसका लक्षण है। विटामिन बी बेरी यानी कमजोरी। सी से स्कर्वी, दांत मसूड़ों की बीमारी, उनसे खून आना। रिकेट्स, रिकेट से क्या होता है? रिकेट से होता है हड्डियों की कमजोरी। ठीक दोस्तों, इसका लक्षण है हड्डियों की कमजोरी होना। विटामिन ई, नपुंसकता, प्रजनन क्षमता में कमी यानी जनन क्षमता में कमी होना। विटामिन के, रक्त का थक्का नहीं बनना, अत्यधिक रक्त स्त्राव। तो दोस्तों ये है विटामिन और उनके जो भोजन के अवयव हैं उनसे होने वाले रोग, उनके लक्षण। फिर लास्ट में है खनिज लवण। खनिज लवण कौन कौन से हैं? कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, आयोडीन। दांतों व हड्डियों की कमजोरी, खून में हीमोग्लोबिन की कमी और घेंगा। ठीक है, जो आयरन होता है उससे क्या होता है? खून में हीमोग्लोबिन की कमी होती है। आयोडीन से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से घेंगा रोग। कैल्शियम फास्फोरस से हड्डियों व दांतों की कमजोरी। ठीक है दोस्तों, ये उनके लक्षण, हड्डियों की कमजोरी, शिथिलता और थायराइड ग्रंथि का बढ़ना। घेंगा रोग क्या होता है? थायराइड ग्रंथि का बढ़ना। फिर है अपना लास्ट टॉपिक है संतुलित आहार। सामान्य रूप से हम पूरे दिन में जो भी भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की नियमित वृद्धि, विकास और स्वस्थ रहने के लिए हमारे आहार में वे सभी अवयव एक निश्चित अनुपात एवं उचित मात्रा में होने आवश्यक हैं जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। ठीक दोस्तों, तो ये है संतुलित आहार की डेफिनेशन। 10 से 18 वर्ष तक की आयु के बालिकाओं के लिए संतुलित आहार के अवयवों की सारणी दे रखी है। भोजन के अवयव और मात्रा। जो कार्बोहाइड्रेट है वो कितने चाहिए? 130 से 150 ग्राम। प्रोटीन 78 ग्राम। कितने साल से? 10 साल से 18 के लिए बताया गया दोस्तों, किशोरावस्था के लिए। वसा कितने चाहिए? 22 ग्राम। ठीक दोस्तों, तो इनकी जो लिमिट होती है, जो भी हमारे जो भोजन के अवयव हैं उनकी लिमिट होनी है। लिमिट के हिसाब से उनका यूज होता है। अगर आप अत्यधिक मात्रा में खाओगे तो भी नुकसान है, कम खाओगे तो भी नुकसान है। उनका एक जो क्राइटेरिया होता है निश्चित, उसी मात्रा में आपको इनका सेवन करना चाहिए। विटामिन आवश्यकता अनुसार, जितनी शरीर को आवश्यकता है। खनिज लवण 660 मिलीग्राम। जल 2 से 3 लीटर आवश्यकता अनुसार। ठीक दोस्तों, जल है, अधिक हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम आपको 2-3 लीटर तो आपको ज़रूरी पीना ही चाहिए। खाद्य रेशे आवश्यकता अनुसार। हमें हमारे शरीर की वृद्धि, विकास एवं इसे रोग मुक्त रखने के लिए सदैव शुद्ध व संतुलित भोजन का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। हमने ये देख लेते हैं कि आपने क्या सीखा। तो भोजन में उपस्थित प्रमुख अवयव निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल व रेशे। भोजन में पोषक तत्वों की अनुपस्थिति से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग होने की संभावना रहती है। शरीर की नियमित वृद्धि, विकास के लिए हमारे शरीर में सभी आवश्यक पोषक तत्व निश्चित अनुपात एवं उचित मात्रा में होने आवश्यक है। ऐसा भोजन संतुलित आहार कहलाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। शारीरिक विकास हेतु भोजन के साथ साथ खनिज लवण भी पोषक तत्वों के रूप में आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, तो हमारी ये जो टॉपिक है, जो हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, इसके अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं और इनके आंसर दोस्तों आपको देने हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भोजन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कौन सा तत्व पाया जाता है इसमें? प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया जाता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरोन और नाइट्रोजन। दोस्तों, अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो मैंने आपको ये लाइन बताई थी कि इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अच्छे से याद कर लेना। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी, सी
विटामिन ए और विटामिन के। तो दोस्तों इन दोनों क्वेश्चनों के राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं और इनके जो आंसर है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।